हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें पहले लेक्चर में हमने कार्बन के स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में देखना शुरू किया था। उसमें से एक प्रॉपर्टी हमने देख लिया था, टेट्रावैलेंसी। उसको अच्छे से समझ लिया था। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो उससे पहले उस प्रीवियस वीडियो को देख लें। इस क्लास में हम लोग कार्बन के दो और जो प्रॉपर्टीज बचे हुए हैं, जो कार्बन को इतना स्पेशल बना देते हैं कि वो और एलिमेंट से डिफरेंट हो जाता है और इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देता है, उस प्रॉपर्टीज में आज हम देखेंगे कैटिनेशन। कैटिनेशन जैसा आप सब लोग जानते हैं, सिमिलर एटम का अगर लंबा लंबा चेन बनना शुरू हो जाए, सिमिलर एटम आपस में जुड़ के चेन का फॉर्मेशन करने लगे, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन। कार्बन के केस में आपने बहुत देखा होगा, जैसे कार्बन बहुत सारे चेन बनाता है, इस तरह से आपने इसकी ब्रांचिंग देखी होगी। अनब्रांच्ड भी हो सकता है या ब्रांचिंग भी हो सकती है। यहाँ पे आने के बाद दो ब्रांच हो गए, तो ऐसे ऐसे चेन बनाने में कार्बन सक्षम है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं कैटिनेशन। तो कैटिनेशन का डिफिनेशन लिखा हुआ है, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। सेल्फ लिंकिंग, खुद में खुद से ही जुड़े, किसी दूसरे एलिमेंट से ना जुड़े। कार्बन है तो वो कार्बन से ही जुड़े, तो उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड से जुड़े? कोवैलेंट बॉन्ड से। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कैटिनेशन, विच लीड्स टू अ चेन ऑफ सिमिलर एटम। जब ऐसा प्रॉपर्टी शो करेगा तो सिमिलर एटम के ही चेन बनने शुरू हो जाएंगे। ब्रांच्ड चेन हो सकते हैं, अनब्रांच्ड चेन हो सकते हैं, बहुत सारे कार्बन एटम आपस में लिंक हो सकता है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? कैटिनेशन। हेडिंग दिया हुआ है कंडीशन फॉर कैटिनेशन। कैटिनेशन कौन एलिमेंट शो कर सकता है? तो कैटिनेशन शो करने के लिए सबसे पहला और सबसे बेसिक जो क्राइटेरिया है, वो एलिमेंट की वैलेंसी 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा। अगर 1 रहेगी तो वो कैटिनेशन नहीं शो कर पाएगा, क्योंकि देख रहे हैं कार्बन, एक कार्बन कम से कम 2 कार्बन से तो जुड़ गए हैं, एक आगे एक पीछे। तो अगर वैलेंसी एक ही हुई, जैसे हाइड्रोजन की एक वैलेंसी होती है, तो जैसे ही अपना एक बॉन्ड बनाया तो इसकी वैलेंसी खत्म। तो कोई और एलिमेंट हाइड्रोजन का फिर से यहां नहीं जुड़ सकता, क्योंकि कम से कम तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो एक से ज्यादा वैलेंसी होनी चाहिए, इसलिए ये कैटिनेशन शो नहीं करता है। तो कैटिनेशन शो करने का पहला प्रॉपर्टी है वैलेंसी ऑफ एलिमेंट शुड बी मोर देन 1। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या उससे भी ज्यादा। उसके बाद है कैटिनेशन प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि एलिमेंट आपस में बस जुड़ जाए और कह देंगे कि कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो हो रही है। इतना सारा लंबा चेन जो बना रहा है, तो ये स्टेबल भी होना चाहिए। और ये बड़ा बड़ा चेन जो बनेगा, ये स्टेबल कब होगा? जब इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छी खासी होगी। तो हम जानते हैं कि सीसी बॉन्ड जो होता है, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होती है। जैसे ओ की अगर बात कर लें, एफ की बात कर लें, तो इन सब से इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे अधिक होता है, इसलिए ये कैटिनेशन अच्छे से शो कर पाता है। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ इन सबसे ज्यादा क्यों होता है, ये भी हम देखेंगे अगले स्लाइड में। पहले इतना समझ गए कैटिनेशन होता क्या है और कैटिनेशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। अब समझते हैं कि कैटिनेशन में बॉन्ड स्ट्रेंथ किन चीजों पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक बॉन्ड तगड़ा नहीं बनेगा तब तक ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाएगा। तो देखते हैं वो फैक्टर जिस पे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर 2 फैक्टर ऑन विच बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स। बॉन्ड स्ट्रेंथ जनरली 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक, साइज पे। अगर साइज छोटा होगा, एटम का साइज छोटा होगा, तो वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड लेंथ अगर छोटा होगा तो वो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। और बड़ा बॉन्ड अगर बनाएगा, साइज एलिमेंट का बड़ा होगा, तो वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? उतना मजबूत नहीं रह पाएगा। तो पहला पॉइंट याद रखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to the size of atom. Size of atom. साइज जितना छोटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा। साइज जो वैरी करता है पीरियोडिक टेबल में, एक ट्रेंड पता होगा, बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पीटी पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे एक ट्रेंड होता है। पीरियोडिक टेबल में पीरियड होते हैं और ग्रुप होते हैं। तो पीरियड और ग्रुप में साइज कैसे वैरी करता है,
तो इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग ऐसे एरो बना के समझ सकते हैं। हॉरिजेंटल लाइन जो है वो पीरियोडिक टेबल के पीरियड को डिनोट करता है, और जो वर्टिकल लाइन है वो ग्रुप को डिनोट करता है। तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहां से कैसे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, तो साइज जो होगा वो डिक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जाने में क्या होता है, साइज डिक्रीज करता है, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इसको ध्यान रखेंगे कि जब भी पीरियोडिक टेबल में हम मूव करें लेफ्ट टू राइट तो साइज डिक्रीजेज, एंड एज वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कार्बन होता है, उसके बाद कौन होता है पीटी में, नाइट्रोजन, तब कौन होता है ऑक्सीजन, तब कौन होता है फ्लोरीन। तो ये कैसे सजा रहे हैं हम इसको, पीरियड वाइज। अगर किसी ग्रुप का एग्जांपल है तो फ्लोरीन के नीचे कौन आता है ग्रुप 17 के एलिमेंट में, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहां पे आप इजीली बता सकते हैं कि साइज, अगर हम पूछे कार्बन और ऑक्सीजन में किसका साइज ज्यादा है, तो आप क्या बताएंगे, कार्बन का, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे तो साइज क्या होगा, लेफ्ट टू राइट जाने में साइज डिक्रीज हो जाता है, तो कार्बन का साइज ऑक्सीजन के साइज से बड़ा होगा। अगर ऐसे दो एलिमेंट के बीच में कंपेयर करें जो ग्रुप में पड़ जाते हो, तब हम क्या देखेंगे कि ग्रुप में ऊपर है कि नीचे, जो ऊपर होगा उसका साइज छोटा होगा, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो अगर हमको फ्लोरीन और क्लोरीन में साइज की तुलना करनी हो तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का साइज क्या होगा, छोटा होगा, किससे, क्लोरीन से, क्योंकि क्लोरीन ग्रुप में नीचे है। तो इस तरह से साइज पे डिपेंड करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। स्मॉलर द साइज ऑफ एटम, स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो यहां पर देख लेते हैं, कार्बन के अपने ग्रुप में देख लेते हैं, कार्बन कार्बन है और सिलिकॉन सिलिकॉन है सपोज। कार्बन के बाद यहां क्या आता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एटीसी। तो इन दोनों के बीच अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ का तुलना करें हम, तो सीसी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बन जो है वो साइज में स्मॉलर है, स्मॉलर इन साइज देन सिलिकॉन। इसलिए कार्बन अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा अच्छे से कैटिनेशन शो करेगा, क्योंकि अपने ग्रुप में कार्बन सबसे छोटा है। लेकिन इन सब में कैसे करता है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो कार्बन से भी छोटा है, तो उसको ज्यादा अच्छा कैटिनेशन शो करना चाहिए, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है जिसपे बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। साइज इज नॉट द ओनली फैक्टर ऑन विच बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स। एक दूसरा फैक्टर है जो लिखा हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ लोन पेयर रिपल्सन। एक तो हमने देखा साइज कम होगा तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, दूसरा फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है बॉन्ड स्ट्रेंथ को वो है लोन पेयर रिपल्सन। इसको अगले स्लाइड में देखते हैं, तब तक आप इसको लिख लें। लोन पेयर रिपल्सन समझने के लिए बच्चों सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि लोन पेयर हम लोग कहते किसको हैं। लिखा हुआ है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, those pairs of electrons of valence electron which are not shared with any other atom, i.e. not participate in covalent bond formation। किसी भी एलिमेंट जो बॉन्ड बनाता है, वो कोई भी एलिमेंट, तो उसके बॉन्डिंग में जो हिस्सा लेते हैं वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आउटर मोस्ट सेल के सारे इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर ले, ये हम लोगों को पहले से पता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसमें से जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेता है उसको क्या कहते हैं, वैलेंसी, और जो बच जाता है इलेक्ट्रॉन का पेयर उसी को हम लोग कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के वो पेयर जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग लोन पेयर के रूप में दर्शाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, जैसे H2O का एक एग्जांपल लेते हैं, वाटर मॉलिक्यूल का। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन 8 1s2 2s2
एंड 2p4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को यहां दिखा देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 5 एंड 6 मान लो। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन ने अपना ड्यूएट पूरा कर लिया और ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। दिख रहा है? तो ऑक्सीजन के 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले पाए, बाकी जो ये 2 पेयर बच गया, पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 पेयर बच गया, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया है, इसको भी हम लोग बोलेंगे लोन पेयर। तो इस तरह से हमने समझा कि ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो होता है, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, ये कितना आएगा? 2। तो जब भी ऑक्सीजन रहे उस पे कितने लोन पेयर आते हैं? 2 लोन पेयर आते हैं। अगर नाइट्रोजन की बात करें, NH3, तो नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखें तो उसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसमें 3 बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेता है। बच कितना गया? 2। तो 2 मिलके 1 पेयर बना लेगा। तो नाइट्रोजन पे नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होते हैं? 1। वही अगर हम हैलोजन की बात करें, किसी भी हैलोजन की, कोई कंपाउंड ले लेते हैं HCl। HCl की अगर बात करें हम, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वहां से पता चल जाएगा, या फिर इसके ग्रुप पोजीशन को देख के भी हम बता सकते हैं कि क्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट है, इसीलिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। 7 में से 1 इलेक्ट्रॉन तो इसने किस में यूज कर लिया? बॉन्डिंग में हाइड्रोजन के साथ, इसलिए हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है? 1। और बाकी जो 3 है वो इस पे लोन पेयर के रूप में प्रेजेंट रहेंगे, है ना? तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन हैलोजन, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन हैलोजन, ऑन हैलोजन, ये कितना आता है? 3। तो ये दिमाग में रखेंगे कि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर होता है, और जब भी हैलोजन आएगा उस पे 2 लोन पेयर होते हैं। इसको नोट कर लें। अब देखते हैं एक एग्जांपल से, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। सपोज फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, 2 मॉलिक्यूल है, एक F2 मॉलिक्यूल और एक Cl2 मॉलिक्यूल। इसमें अगर आपको कंपेयर करने के लिए दे दिया जाए कि बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या बोले? F2 में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है या Cl2 में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि F2 में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। क्यों? अगर उनसे रीजन पूछा जाए तो ये जवाब देंगे कि फ्लोरीन ग्रुप में पहले आता है और क्लोरीन ग्रुप में बाद आता है। कहने का मतलब फ्लोरीन का साइज छोटा है क्लोरीन से, और आपने अभी बताया कि स्मॉलर द साइज ऑफ एटम स्ट्रॉन्गर विल बी द बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना छोटा एटम होगा उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ये रीजन यहाँ पे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक साइज ही रीजन नहीं है बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए, एक ये भी है लोन पेयर रिपल्सन। और बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा रिपल्सन होगा उतना ज्यादा घटेगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely proportional to magnitude of lone pair repulsion, lone pair repulsion। अब यहां पे देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो ये एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन, इसका साइज छोटा है। और लोन पेयर कितने प्रेजेंट होंगे? तो चूंकि हैलोजन है तो 3 लोन पेयर होंगे। अब चूंकि इनका साइज छोटा है तो ये सब लोन पेयर जो है, इस फ्लोरीन का लोन पेयर और इस फ्लोरीन का लोन पेयर, वो क्या है? आपस में बहुत नजदीक आ जाते हैं। और हम ये जानते हैं कि सेम चार्जेस अपोजेस ईच अदर। अगर चार्ज सेम है इलेक्ट्रॉन का
सब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। और चूंकि स्मॉलर साइज फ्लोरीन के होने के कारण ये लोन पेयर बहुत ज्यादा नजदीक आ जाते हैं, तो इनमें रिपल्सन जो होता है वो बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। वही अगर बात करें हम क्लोरीन की, तो क्लोरीन साइज में थोड़ा बड़ा है इन कंपेयर टू फ्लोरीन, तो यहाँ क्लोरीन ये भी क्या होगा, साइज में थोड़ा बड़ा होगा। अब यहाँ पे जो लोन पेयर रिपल्सन है वो इसके तुलना में कम है, क्योंकि अब बॉन्ड क्या है, लंबा है, एटम का साइज बड़ा है, तो रिपल्सन की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगी, कम होगी। तो चूंकि रिपल्सन इसमें कम है, इसलिए बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा, इसका। तो ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये गलत है। करेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है क्लोरीन, क्लोरीन ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाता है रेदर फ्लोरीन, फ्लोरीन। ये ऑर्डर है करेक्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ये बात समझ में आ गया कि बॉन्ड स्ट्रेंथ सिर्फ एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है, वो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक साइज ऑफ द एटम, छोटा साइज होगा तो पक्का वो मजबूत बॉन्ड बनाएगा, लेकिन दूसरा एक फैक्टर जो है इन्फ्लुएंस करता है वो लोन पेयर भी है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तब बड़ा साइज ज्यादा अच्छा है, क्योंकि लोन पेयर में रिपल्सन क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट से हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि सीसी बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर क्यों होता है। ओ बॉन्ड हो सकता था, एफ बॉन्ड हो सकता था, लेकिन सबसे ज्यादा सीसी बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर क्यों होता है, इसको नोट कर लेंगे। अब देखते हैं कार्बन का पीरियड और ग्रुप में देखते हैं। तो कार्बन, उसके बाद क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और इसको अपने ग्रुप में भी देखते हैं। तो ग्रुप में क्या आता है कार्बन के ग्रुप में, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेन, पीपी। ठीक है, तो सब बॉन्ड को हम कंपेयर करेंगे, जैसे सीसी बॉन्ड, एनएन बॉन्ड, ओ बॉन्ड। इसका कंपैरिजन अपने पीरियड में भी करेंगे, और इस बॉन्ड का, होमो एटॉमिक बॉन्ड का, क्योंकि कैटिनेशन क्या है, होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड कितना स्ट्रांग है वो उतना ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अगर इसके पीरियड के एलिमेंट से आपस में होमो एटॉमिक बॉन्ड का अगर कंपैरिजन करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ही जीतता है। क्यों जीतता है, ये बात बिल्कुल सही है कि कार्बन इन सब में साइज में क्या है, बड़ा है, नाइट्रोजन उससे छोटा है, ऑक्सीजन उससे छोटा है, क्योंकि ये पीरियड में है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेकिन कार्बन पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन पे एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर प्रेजेंट है, जो कि रिपल्सन के कारण उनका बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो अपने पीरियड में विनर कौन हुआ, सीसी बॉन्ड। जब इसी बॉन्ड को कंपेयर करें अपने ग्रुप में, जैसे कार्बन कार्बन एंड सिलिकॉन सिलिकॉन, इसमें स्ट्रॉन्गर कौन होगा, इसमें भी सीसी बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर होगा। रीजन, क्योंकि यहां लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो यहां साइज इज द गवर्निंग फैक्टर। बॉन्ड स्ट्रेंथ को डिसाइड कौन करेगा, साइज, और साइज में छोटा कौन है, कार्बन, इसलिए इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने देखा कि पीरियड और ग्रुप में अलग अलग होमो एटॉमिक बॉन्ड बना के देखा, सब में सीसी बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर निकल के आया। और सीसी बॉन्ड जो होता है, ये कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का जो कैटिनेशन शो करता है उसमें सीसी बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गर है, इसलिए कार्बन इतना ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, और कोई एलिमेंट क्यों नहीं कर पाता ये भी हम समझे, कार्बन ही क्यों करता है ये समझे, और कैटिनेशन क्या होता है ये भी हम समझे, कि सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड। अब एक और टॉपिक बचता है तीसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। तब तक आप ये लिख लेंगे। वही लिखा हुआ बच्चा, कार्बन कार्बन इज स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर होमोएटॉमिक सिंगल बॉन्ड।
एनी अदर होमोएटॉमिक सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड। अमॉन्ग द एलिमेंट विच कैन एग्जिबिट कैटिनेशन, जो भी एलिमेंट कैटिनेशन शो कर सकता है उसमें सीसी बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए कार्बन इतना ज्यादा कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है। फॉर दिस रीजन कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी अमॉन्ग द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। कार्बन के इतना कैटिनेशन प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट के पास नहीं है, और ये क्यों होता है इसको हमने अच्छे से समझ लिया है। अब तीसरा प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी देख चुके हैं, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। हमने ये देखा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, सीसी बॉन्ड, ऐसा भी देखा है डबल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड भी कार्बन बनाने में सक्षम होता है, जो कि और एलिमेंट नहीं होते हैं, है ना। तो मल्टीपल बॉन्डिंग को समझने के लिए ये समझते हैं पहले, कोवैलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कोवैलेंट बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो होता ही है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, ऑर्बिटल में, और ऑर्बिटल क्या करता है, ओवरलैप करता है। तो इंटरलॉकिंग ऑफ ऑर्बिटल से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। दिखाते हैं पहला क्या होता है, एक कोवैलेंट बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, और एक को कहते हैं पाई बॉन्ड। ये दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो डायरेक्ट ओवरलैपिंग से बनता है। जब दो ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग करें तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, और ये मजबूत होता है क्योंकि ओवरलैपिंग क्या हुआ है, इंटरलॉकिंग मजबूत है। लेकिन जब दो ऑर्बिटल लैटरल ओवरलैप करे, साइड में बस एक दूसरे को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो ये भी एक तरह का ओवरलैपिंग ही है, लेकिन इसमें इतनी ज्यादा मजबूती नहीं है जितनी मजबूती किसमें थी, सिग्मा बॉन्ड में। तो दो तरह के कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और पाई बॉन्ड वीकर होता है। दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा पॉसिबल है, एक ही लेटरल लीनियर ओवरलैपिंग हो सकता है। बाकी अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनते हैं तो वो पक्का पाई बॉन्ड होंगे। तो अगर जहां सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। दो कार्बन के बीच में एक ही सिग्मा हो सकता है, दूसरा अगर है तो वो क्या होगा, पाई। यहां एक सिग्मा और बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, पाई। यही जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को कंबाइन करके एक साथ अगर बोलना हो तो उसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल करेंगे हम लोग, कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स। इतना समझ गए। वही लिखा हुआ है, बिटवीन टू एटम्स ओनली वन सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, इफ एग्जिस्ट मल्टीपल बॉन्ड देन अदर वुड बी पाई बॉन्ड्स। अभी देखा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी अगर हो तो सिग्मा एक ही पॉसिबल है, अगर और बॉन्ड है तो वो क्या होगा, पाई बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ। कार्बन डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल बॉन्ड भी। ऐसा क्यों, क्योंकि पाई बॉन्डिंग की जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्डिंग is inversely proportional to the bond length. bond length, अगर बड़ा बॉन्ड का लंबाई है तो वहां पे मल्टीपल बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि लेटरल ओवरलैप करना क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, और लेटरल ओवरलैप से ही पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी तभी होगी जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, तब लेटरली ओवरलैप करके भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। और बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है। बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एटम। अगर एटम का साइज छोटा है तो वो बॉन्ड भी छोटा बनाएगा, एटम का साइज यदि लंबा है तो वो बॉन्ड भी क्या करेगा, लंबा बनाएगा। ये सिंपल सी बात है। तो दोनों को अगर कंबाइन करके देखें तो जिस एटम का साइज छोटा होगा पॉसिबिलिटी ऑफ पाई बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि उसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, और यदि बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो पाई बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी।
तो कार्बन को यदि अपने ग्रुप में देखें तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नीचे भी है, तो कार्बन अपने ग्रुप में सबसे छोटा है, इसलिए ग्रुप 14 के एलिमेंट में कार्बन हैज द मैक्सिमम टेंडेंसी टू मेक होमो एटॉमिक पाई बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि ये स्मॉलर इन साइज है, बाकी इससे बड़े हैं, इसलिए सिलिकॉन थोड़ा बहुत, सिलिकॉन कैटिनेशन थोड़ा बहुत शो करता है, कार्बन बहुत ज्यादा, और कार्बन ही अपने ग्रुप में एक ऐसा है जो क्या शो करता है, मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है, क्योंकि उस मल्टीपल बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या होता है, अच्छा खासा होता है, बाकी सबके बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण ये सब मल्टीपल बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता है। तो तीनों प्रॉपर्टी को हमने देखा, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन एंड मल्टीपल बॉन्डिंग, और हमने ये भी सीखा कि कार्बन ही क्यों ये शो करता है, पीटी में तो बहुत सारे एलिमेंट हैं। ठीक है, चलिए, तो ये लास्ट स्लाइड था, क्लास खत्म हो गया है, हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जब अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे तो नामकरण के साथ मिलेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, क्योंकि किसी भी कंपाउंड को जानने से पहले बेहद जरूरी है कि उसका नाम जाना जाए। तो अगले क्लास में नोमेनक्लेचर के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।